नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सालों में बीजेपी की सरकार केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होगी तो शायद आपको यकीन ना हो, शायद आपको लगे कि मैं कोई मजाक कर रही हूँ। लेकिन ये बातें मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही, बल्कि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। 2014 में जो बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों तक सीमित थी, आज वो 22 राज्यों तक पहुंच गई है। भारत का मैप भगवा रंग से रंग चुका है, लेकिन यहाँ बीजेपी का वो पुराना फॉर्मूला काम नहीं करता। यहाँ भाषा अलग है, पहचान अलग है और प्रतिद्वंदी भी अलग है। तो फिर बीजेपी ने बनाया है एक 10 साल का मास्टर प्लान, और आज हम वो पूरा प्लान एक एक करके आपके सामने खोलेंगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर बीजेपी नए राज्यों में अपनी जमीन बनाती कैसे है, और जो मॉडल उत्तर भारत में काम कर गया, क्या वो दक्षिण में भी चलेगा? आइए आपको बहुत ही आसान भाषा में बीजेपी की रणनीति के बारे में बताते हैं। इसको जानने के लिए कुछ फैक्टर जानना बेहद जरूरी है, और सबसे पहला फैक्टर है बीजेपी चुनाव से पहले अपनी जमीनी पकड़ तैयार करती है। यानी जमीन पर काम करने वाले नेटवर्क बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी की ताकत में सिर्फ मोदियों की रैली या सोशल मीडिया नहीं है, उसकी असली ताकत है वो नेटवर्क तो चुनाव से कई साल पहले काम शुरू कर देते हैं। आरएसएस, एबीवीपी, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, ये सभी संगठन चुपचाप समाज के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ बनाते हैं। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1980 के दशक के असम आंदोलन से एबीवीपी वहां एक्टिव रही, छात्र राजनेता से केडार बने, फिर वही केडार बीजेपी का वोट बैंक बना। उड़ीसा में वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी इलाकों तक पहुंचा, स्कूल खुले, इलाज हुआ और धीरे धीरे सामाजिक पकड़ राजनीतिक ताकत में बदल गई। यानी बीजेपी पहले समाज में जगह बनाती है, फिर चुनाव में उसे वोट में बदल देती है। दूसरा फैक्टर, बीजेपी सीधे सत्ता पर हमला नहीं करती। बीजेपी की दूसरी बड़ी रणनीति है धीरे धीरे बढ़ना। हर राज्य में पार्टी शुरुआत में सत्ता जीतती नहीं है, पहले खुद को मजबूत विपक्ष बनाती है, फिर हर चुनाव में थोड़ा थोड़ा वोट बढ़ाती है। त्रिपुरा में कभी बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 1.5% था, लेकिन कुछ साल बाद वही पार्टी सरकार बन गई। पश्चिम बंगाल में भी पहले बीजेपी बहुत छोटी ताकत थी, फिर अचानक वो सीधे टीएमसी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। वहीं ओडिशा में भी यही हुआ, पहले छोटी मौजूदगी और फिर लगातार वोट शेयर बढ़ा और आखिरकार सत्ता तक पहुंच ही गई। तीसरा बड़ा फैक्टर है हर राज्य में अलग रणनीति। बीजेपी हर जगह एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीति, हरियाणा में गैर जाट समीकरण, बंगाल में मथुआ और SC/ST वोटर्स। हर राज्य में पार्टी अपना सोशल कॉम्बिनेशन बदलती है, यानी सिर्फ हिंदू तत्व नहीं बल्कि लोकल जातीय और सामाजिक समीकरण भी बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। चौथा बड़ा फैक्टर है विपक्ष के नेताओं को अपने साथ लेना। बीजेपी सिर्फ नए वोटर नहीं जोड़ती, वो विपक्ष के बड़े चेहरे भी अपने साथ लेती है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और फिर पहली बार बीजेपी महासत्ता में पहुंची। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से सरकार बदल गई। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को नई ताकत दी। बीजेपी सिर्फ नेता नहीं लाती, उनके साथ जुड़ा पूरा नेटवर्क और वोट बैंक भी अपने साथ जोड़ लेती है। अब बात करें पांचवें फैक्टर की, हार के बाद भी तैयारी बंद नहीं होती। बीजेपी की एक और खासियत है, हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ना। कई पार्टियां चुनाव हारने के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी अगले ही दिन उन सीटों पर काम करना शुरू कर देती है जहां वो दूसरे नंबर पर रही। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में 2021 में सिर्फ हिंदू तत्व पर जोर था, लेकिन 2026 में पार्टी ने भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और घुसपैठ जैसे लोकल मुद्दे उठाए। यानी बीजेपी हर हार के बाद अपनी रणनीति बदलती है। अब जरा बात करें कि आखिर दक्षिण भारत क्यों अहम है। उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर से विस्तार के बाद अब बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है, क्योंकि दक्षिण भारत सिर्फ सीटों का सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में आखिरी बड़ा गैप भी है। दक्षिण में बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती जमीनी कर्नाटक है। लिंगायत समुदाय में पार्टी की अच्छी पकड़ पहले से है। अब जेडीएस के साथ गठबंधन करके
वो कालिका वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर ये सामाजिक समीकरण टिक गया तो सत्ता वापसी का रास्ता खुल सकता है। तेलंगाना में बीजेपी को मौका इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीआरएस कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी खुद को कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। यहाँ पार्टी खास तौर पर ओबीसी वोटर्स पर फोकस कर रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी अभी अपने दम पर मजबूत नहीं है। फिलहाल टीडीपी और जनसेना पार्टी के सहारे ही उसकी मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन पार्टी धीरे धीरे अपना अगला वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। केरल में दशकों से मुकाबला सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस के बीच चल रहा है, फिर भी बीजेपी धीरे धीरे अपना वोट बढ़ा रही है। आरएसएस का नेटवर्क वहां लंबे समय से एक्टिव है और बीजेपी अब ईसाई समुदाय तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्य है तमिलनाडु। यहाँ द्रविड़ राजनीति सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि पहचान की राजनीति है। बीजेपी को अक्सर उत्तर भारतीय और हिंदी वाली पार्टी कहकर घेरा जाता है। अन्नामलाई के जरिए पार्टी नई छवि बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब विजय की टीवी के आने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। तो आखिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव नहीं, यहाँ भाषा की लड़ाई है, सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है और मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से मुकाबले की भी लड़ाई है। यहाँ लोग अपनी भाषा और संस्कृति को राजनीति का बड़ा मुद्दा मानते हैं। तमिलनाडु में कई बार द्रविड़ पहचान धर्म से भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है और यही वजह है कि उत्तर भारत वाला मॉडल दक्षिण में तुरंत काम नहीं करता। बीजेपी जानती है कि दक्षिण भारत एक चुनाव में नहीं जीता जाएगा, इसलिए वो यहाँ धीरे धीरे जमीन तैयार कर रही है, नए चेहरे बना रही है, लोकल मुद्दे को समझ रही है। क्योंकि अगर बीजेपी दक्षिण भारत में भी मजबूत हो गई तो भारत की राजनीति का नक्शा शायद पूरी तरह बदल जाएगा।